सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की नवंबर 2023 की एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज से मैं आप लोगों के लिए धड़ाधड़ बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो आज जो मैं सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं वो है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल अपडेट्स। जो आईसीआई की प्रथा है हर साल की कि एग्जाम के कुछ महीने पहले आईसीआई कुछ लेटेस्ट केस लॉस जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होते हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पे लगभग 13 केस लॉज ऐड किए हैं विच इज रेलेवेंट फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स। अब ये 13 केस लॉज में से लास्ट टाइम में तो इन्होंने 2 केस लॉ पूछ लिए थे जो उन्होंने मई 23 में जुडिशियल अपडेट रिलीज की थी। उसमें से 2 केस लॉ उन्होंने एग्जाम में पूछ लिए थे 8 मार्क के लिए। तो हाई चांसेस है कि फिर से वो लोग इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को इसको देखकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है स्टूडेंट्स को कि वो सोचते हैं कि यार इतना कौन पढ़ेगा सर, इतने बड़े बड़े केस लॉस है, देखो ना आप कितने लंबे चौड़े, मतलब इसकी साइज देखो ना आप एक एक केस लॉस की, कि इतना पढ़ के भी हम इतना लिख तो नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा थोड़ी लिख पाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं हूं आप लोगों के लिए। जैसे हमेशा से मैंने आप लोगों की मदद करने की कोशिश की अपनी तरफ से, जितना भी होता है आगे भी मैं करता रहूंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए इन 13 केस लॉस का एक कंपाइलेशन बनाया, यहां पर आपको मैं बताता हूं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में लिखना जरूरी होंगे। ठीक है, उतना लिखोगे तो काफी हो जाएगा। रादर देन रीडिंग द एंटायर, पूरा पढ़ने के बाद कुछ भी याद नहीं रहने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, रेलेवेंट पॉइंट पढ़ो, ताकि 2-4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आ सके उसको हम इजीली टैकल कर सके। ठीक है, पूरा पढ़ने के चक्कर में हम कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने 5-6 पेजेस में पूरे के पूरे 13 केस लॉज आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी डिस्कशन। मैं सिर्फ कंपाइल करके आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा सारे के सारे 13 केस लॉज अभी आधे पौने घंटे के अंदर, ताकि एग्जाम के दिन आपको ज्यादा समय नहीं लगे। बस इतना बोलना चाहता हूं, सिर्फ ये केस लॉज नहीं पढ़ना है आपको, ये तो सिर्फ लेटेस्ट वाले। इसके अलावा जो आईसीआई के मटेरियल के अंदर हमने जितने भी केस लॉज पहले किए जो हमारी कलर इजी नोट्स के अंदर भी है, आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 75 के अंदर कलर इजी नोट्स के अंदर हमने सारे के सारे केस लॉज कवर किए हैं जो पहले आए थे। ठीक है, वो भी करना है, साथ में ये भी करना है। ठीक है, वहां पे कुछ 15-20 पेजेस होंगे, यहाँ कुछ 4-5 पेज है, टोटल 25-26 पेज में आपके आईसीआई मटेरियल के सारे केस लॉस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस लॉ यहाँ पर है रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का। यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको सबके फैक्ट समझा दूंगा और उसके बाद इसके जजमेंट्स भी समझा दूंगा कि एग्जैक्टली हर केस में क्या हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था कि ट्राइब्यूनल ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया सेक्शन 254 में। ठीक है, ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास करता है सेक्शन 254 में। 254 में ऑर्डर पास करने के बाद कुछ महीनों बाद ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर कॉल किया, वापस से बुलवाया और बोला कि मैं वापस से पूरा का पूरा मुद्दा सुनूंगा। ठीक है, तो एक बार ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास कर दिया तो क्या ट्राइब्यूनल उसके बाद कुछ महीनों बाद बुलवाकर क्या पूरा का पूरा ऑर्डर बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास ये पावर ही नहीं है कि वो अपना ऑर्डर रिव्यू करके पूरा का पूरा बदल दे। ये पावर हाई कोर्ट के पास है। मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस है, उसमें जाकर चेक करना। हाई कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक है, लेकिन ये पावर ट्राइब्यूनल के पास नहीं है कि उसने जो ऑर्डर पास कर दिया उसको रिकॉल करे और उसको चेंज कर दे। हाँ, अगर ट्राइब्यूनल से पहले ऑर्डर पास करते समय कोई अपैरेंट मिस्टेक हो गई है, ठीक है, कैसी मिस्टेक? अपैरेंट मिस्टेक, तो वो कॉल करके उसको क्या कर सकता है, बुलवा के उसको रेक्टिफाई करवा सकता है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक नहीं है, उसको पूरा का पूरा ऑर्डर बुलवा के वापस से पूरा का पूरा ऑर्डर चेंज कर रहा है ट्राइब्यूनल, कोई मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के मकसद से नहीं बल्कि पूरा ऑर्डर का डिसीजन ही बदलने के मकसद से, देयरफॉर ऐसा काम ट्राइब्यूनल नहीं कर सकता है। चेक कर लो प्लीज। तो चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 2, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। रिलायंस के केस लॉ लाइन से बहुत सारे आ रहे हैं। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड में क्या बोला गया है, देखो मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड में क्या बोला गया है, रिलायंस एनर्जी के 2 बिजनेस थे। एक एटीआईए का बिजनेस था जिसके अंदर प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम किया जाता है, एटीआईए, एटीआईबी, एटीआईसी, एटीआईडी, एटीआई। और दूसरा था अदर बिजनेस जो नॉन एलिजिबल बिजनेस है, जिसपे प्रॉफिट लिंक डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। अब प्रॉफिट लिंक डिडक्शन से उसको, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन वाले बिजनेस से मतलब एलिजिबल बिजनेस से उसको से 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अदर बिजनेस से उसको 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो यहां पर कोर्ट के सामने सवाल यह था कि डिडक्शन क्या मुझे 60 लाख का मिलेगा चैप्टर 6 में, या मुझे डिडक्शन ये 20 लाख सेट ऑफ करने के बाद 40 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6 में। ठीक है, सवाल क्या है कि जब मैं प्रॉफिट लिंक डिडक्शन का डिडक्शन लेने जाऊंगा चैप्टर 6 में, तो क्या मुझे इस प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा या मेरे नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस इस प्रॉफिट से पहले सेट ऑफ कर लूं, जो बैलेंस 40 लाख रुपए है उस पर मुझे डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको डिडक्शन पूरे 60 लाख रुपए का मिलेगा।
डिडक्शन लेते समय आपको ये दूसरे बिजनेसेस का लॉस सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं करना है। आप पूरे 60 लाख रुपए का डिडक्शन चैप्टर 6 में से ले सकते हो। अल्टीमेट कंक्लूजन इस पूरे केस लॉ का यही है, आप चेक कर लो पढ़ के, ठीक है एक बार। अब अगला केस जो है वो बहुत ही फेमस इशू है जिस पर हमने बहुत बार क्लास में बात किया है, एपेक्स लेबोरेटरी। एपेक्स लेबोरेटरी के अंदर वही पुरानी मुद्दे की उठाए गए हैं कि क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्री बीज दे सकती है, फॉरेन टूर एक्सेट्रा, आईफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा, क्या फ्री में दे सकती है अपनी दवाई को प्रमोट करने के लिए? इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इससे डॉक्टर की प्रैक्टिस छीनी जा सकती है, इससे डॉक्टर को प्रोहिबिट किया गया है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर। तो ऐसे काम फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें यहां पर की गई है। ऐसे काम अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है तो ये चीज गलत है। इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज अगेंस्ट अ लॉ, इट इज अ वायलेशन ऑफ अ लॉ। देयरफॉर ये खर्चा फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो फ्री बीज देने का खर्चा है ना, वो पीजीबीपी के अंदर क्या हो जाएगा, सेक्शन 37(1) के अंदर बोलिए डिसअलाउ कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चेक कर लीजिए प्लीज। ना, ये अगला वाला केस बड़ा अजीब सा केस है, ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं एसएससी हूं, मेरा नाम है विप्रो फाइनेंस, ठीक है। मैं लीजिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, मैं लीज करता हूं लोगों को, मैं फाइनेंस भी करता हूं लोगों को, मल्टीपल काम है मेरा, ठीक है। तो मेरे दो काम है, अगर ध्यान से सुनना। मैं लोगों को फाइनेंस भी करता हूं, मैं लोगों को लीज भी करता हूं, असेट्स लीज करता हूं, एक्सेट्रा प्लांट एंड मशीनरी लीज पर देता हूं। अब मान लो आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है, आपको मुझसे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए लेकिन फाइनेंस पे चाहिए, तो मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी भी दे रहा हूं और साथ में फाइनेंस भी दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं विप्रो फाइनेंस हूं, मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी भी दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये प्लांट एंड मशीनरी भी मैं आपको दे रहा हूं लीज पर, और इसको खरीदने के लिए फाइनेंस भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब ये फाइनेंस मैंने आपको देने के लिए मैंने खुद कहीं से लोन उठाया था फॉरेन करेंसी में। तो आपको लोन देने के लिए मैंने खुद फॉरेन करेंसी से लोन उठाया था। अब फॉरेन करेंसी से लोन उठाने के बाद लोन को रीपे करते समय मुझे फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया। बहुत बारीकी से सुनना, आपको ये एसेट मुझसे लेना है, ठीक है, लीज पर लेना है, हायर परचेस पे लेना है। इस चीज के लिए मैंने आपको लोन भी दिया, एसेट भी दिया, और आपको लोन देने के लिए मैं खुद कहीं और से लोन उठाता हूं फॉरेन करेंसी में, और लोन का रिपेमेंट करते समय मुझे लॉस हो गया। तो उस लॉस का मैं क्या करूंगा? तो वो लॉस आप क्या करोगे, पीजीबीपी में एज अ पीजीबीपी एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर दोगे। एक्सपेंस बोलना तो गलत है, 37(1) में अलाउ होगा, ये बोलना गलत है, क्योंकि आप सबको पता है लॉस 37 में अलाउड नहीं होता, लेकिन पीजीबीपी में ट्रेडिंग लॉस अलाउड होता है, ठीक है। तो ये जो लोन मैंने लिया है वो मैंने अपने फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए लिया है, असेट के लिए नहीं लिया है। असेट तो सामने वाला खरीद रहा है, ठीक है, मैं नहीं खरीद रहा हूं असेट, सामने वाला मुझसे असेट ले रहा है। मेरा तो काम है लोगों को फाइनेंस करना, तो मैं लोन लेता हूं और लोगों को फाइनेंस करता हूं। फिर भले वो सामने वाला कुछ भी करे, उससे असेट खरीदे, उससे सामान खरीदे, उससे रॉ मटेरियल खरीदे, वो तो उसका हेडेक है, ठीक है। तो ये दो अलग ट्रांजैक्शन है मेरे कस्टमर के साथ। पहला ट्रांजैक्शन मैं उसको ये लीज पर दे रहा हूं, दूसरा ट्रांजैक्शन मैं उसको ये लीज पे करने के लिए, पैसा देने के लिए मैं लोन दे रहा हूं। तो ये दूसरे ट्रांजैक्शन के ऊपर केस लॉ चल रहा है, पहले पे नहीं चल रहा है। तो लोन मैंने फॉरेन करेंसी में लिया, आपको दिया। फॉरेन करेंसी लोन लेने पर जब मैंने रीपेमेंट किया, मुझे लॉस हुआ, उस लॉस का मुझे पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा। हां, अगर मैं खुद लोन लेता फॉरेन करेंसी में असेट खरीदने के लिए, तो फिर सेक्शन 43A एप्लीकेबल होता, और फिर मैं असेट के कॉस्ट में उसके गेन और लॉस को एडजस्ट करता था एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। याद करो, मैंने असेट खरीदने के लिए लोन नहीं लिया है, मैंने लोन देने के लिए लोन लिया है। तो इसलिए मेरे लिए वो एक नॉर्मल लॉस ट्रीट होगा, रेवेन्यू लॉस, उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। चेक कर लो, बढ़िया केस लॉ है। चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम बहुत बड़ा है, केस लॉ से बड़ा इसका नाम है अन्ना साहेब पाटिल माथाड़ी कामगार सहकारी पतपेड़ी लिमिटेड 2023। अब इसमें क्या हुआ था पता है? ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम है सोलली टू गिव क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। ये सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है और किसी को नहीं देती है। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या बोला पता है? आप तो सिर्फ लोन दे रहे हो अपने मेंबर्स को, ठीक है, तो आप एक बैंक हो। असेसिंग ऑफिसर ने उसको बैंक ठहरा दिया। अब आपको पता होगा एटीपी के अंदर बैंकिंग एंटिटीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को बेनिफिट नहीं है, जाकर चेक करना। एटीपी के अंदर डिडक्शन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को है, बैंक को नहीं है। अब ये असेसिंग ऑफिसर पगला गया है, ये बोलता है कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो और तो कोई काम नहीं कर रहे हो, तो तुम तो एक बैंक की तरह काम कर रहे हो। देयरफॉर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो, हम आपको चैप्टर 6 में एटीपी का डिडक्शन नहीं देंगे। मैटर चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने बोला मियरली बिकॉज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबरों को पैसा दे रही है, इसका मतलब वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं बन जाती है, ठीक है। बैंक बनने के और भी क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग क्रेडिट ओनली टू योर मेंबर्स and not to outsiders and only to your members you are doing credit, और कोई एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बैंक नहीं हो, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही हो और आपको इसका बेनिफिट मिलकर रहेगा। चेक कर लो एक बार। चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 6, सीआईटी वर्सेस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर क्या हो रहा था? एसएससी 10AA के अंदर एलिजिबल है
टू क्लेम डिडक्शन। अब 10AA में किसको डिडक्शन मिलता है? जो SEZ के अंदर जाकर यूनिट खोलता है और फिर एक्सपोर्ट से डिराइव करता है प्रॉफिट, एक्सपोर्ट से प्रॉफिट डिराइव करता है, तो उसको गवर्नमेंट 10AA में डिडक्शन देती है 100%, 50% एज द केस में भी। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि एसएससी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट करने पर सामान बेचते समय उसको कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, हो सकता है ना, अपवर्ड होएगा तो गेन होएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो गेन होएगा, डॉलर नीचे जाएगा तो लॉस होएगा। ठीक है, वो उसको गेन और लॉस तो होता रहेगा। ठीक है, तो सपोज उसको गेन हो गया, मतलब जब उसने सामान बेचा तब डॉलर का रेट 70 रुपया था, लेकिन जब पैसा मिला तब डॉलर का रेट 80 हो गया, तो 10 रुपए का गेन हो गया एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो ऐसा जो गेन हो रहा है, क्या उसका उसको डिडक्शन मिलेगा 10AA में? जो गेन हो रहा है उसका किसके वजह से? जो करेंसी एक्सचेंज की वजह से गेन हो रहा है, क्या उस पर भी उसको 10AA का डिडक्शन मिलेगा? तो कोर्ट ने बोला है भाई ये गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एसएससी खुद तो नहीं कर रहा है, उसके हाथ में तो नहीं है। ठीक है, बेचारे के उसकी क्या गलती है? ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, एसएससी डिटरमाइन नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता था तो ये होता ही नहीं था। देयरफॉर इसको एक्सपोर्ट डिराइव फ्रॉम प्रॉफिट मानो, प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट मानो, और इसका डिडक्शन इसको दे दो। तो मान लो, ये ध्यान से सुन लो कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करने पर आपको गेन हो जाता है, ठीक है, करेंसी गेन हो जाता है, तो उसका भी डिडक्शन आपको 10AA में मिल जाएगा, वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज गेन्स। देख लो जरा एक बार। ठीक है, चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 7, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस सीसीआईटी। इसके अंदर क्या हुआ था? ये 1023C क्लॉज 6 के ऊपर है। तो यहां पर बोला गया है कि 1023C क्लॉज 6 के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आपको यहां पर एग्जाम्पशन मिलेगा। सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए। तो यहां पर सोनली का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने यह बताने की कोशिश किया है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता हूं, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही कर सकता हूं, सिर्फ एजुकेशन ही कर सकता हूं, कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता हूं? इस मुद्दे पे कोर्ट ने बात किया। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला सोनली का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही करो, सोनली का मतलब मेनली और प्रीडोमिनेंटली नहीं है। सोनली का मतलब यह है कि अगर आप कोई और एक्टिविटी कर भी रहे हो तो वो एजुकेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल खोल के बाजू में कपड़े बेच रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आप स्कूल खोलो, साथ साथ में आप बच्चों को क्रिकेट सिखाओ, एजुकेशन से रिलेटेड है वो। आप स्कूल खोलो, साथ साथ में बच्चों को आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराओ, वो भी चलेगा। तो सोलली का मतलब यहां पर मेनली नहीं है, सोलली का मतलब यहां पर प्रेडोमिनेंटली नहीं है, सोलली का मतलब यहां पर है कि आप उससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है तो कर सकते हो। साथ साथ में कोर्ट ने यहां पर बोला अगर आपका प्रॉफिट मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो एग्जाम्पशन भूल जाना। ठीक है, अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो फिर आपको यहां पर कोई रास्ता नहीं है एग्जाम्पशन के लिए, एग्जाम्पशन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो रेलेवेंट चीज आप लिख के आओगे एग्जाम में, नहीं तो आप 50 पेज पढ़ते बैठोगे, इतने सारे, इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ोगे, आप एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के डे पर क्या सिचुएशन होती है वो आपको एग्जाम के दिन ही पता चलेगा। ठीक है, तब तक नहीं पता चल पाएगा, तब जाकर आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी मैं नीचे डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नाउ अगला केस लॉ जो है वो है आपके अगेन चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड सेक्शन 215 के प्रोवाइजो के ऊपर। सेक्शन 215 का प्रोवाइजो क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 215 जो आपका चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन है, जिसके अंदर 6 स्पेसिफिक पर्पस है, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और योगा सर्विसेज। ये 6 स्पेशल सर्विसेज है। ठीक है, ये स्पेशल स्पेसिफिक केसेस है। जो 7th पॉइंट है, अगर आपको याद होगा 7th पॉइंट, उसके अंदर बोला है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इफ द कमर्शियल रिसीट्स एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। तो उधर ऐसा अगर आप प्रॉपर बैराक पढ़ोगे ना तो उधर लिखा है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा। तो व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा? ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस में क्या आता है? ठीक है, तो अभी किसी को नहीं पता है इन सब चीजों का डेफिनेशन, तो इनकम टैक्स में है नहीं, ट्रेड का डेफिनेशन नहीं है, कॉमर्स का डेफिनेशन नहीं है, बिजनेस का डेफिनेशन है, मैं मानता हूं। ठीक है, तो क्या ये एसएससी जो कर रहा है, क्या वो उसको उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या वो 7th प्रोवाइजो में आएगा कि नहीं आएगा? कंडीशन क्या है 7th प्रोवाइजो में आने की? जो प्रोवाइजो उसमें आने की कंडीशन क्या है कि आपका जो कमर्शियल रिसीट्स है विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट। तो आप जो कर रहे हो वो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में आता है कि नहीं आता है? और अगर आता है तो 20% तक अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, अप टू 20% आपको चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा वो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में है या नहीं है? और अगर है तो फिर 20% उसमें से लेना है नहीं लेना है, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये मुद्दा चला गया कोर्ट में। कोर्ट में चला गया, जब डिपार्टमेंट कोर्ट में सामने खड़ा था, एसएससी भी सामने खड़ा था,
तो जज बोलता है भाई, एसएससी को बोलता है जज पहले कि भाई हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप एग्जेम्पशन मत क्लेम कीजिए, आप कीजिए। जज डिपार्टमेंट को बोलता है भाई हम आपको भी ये नहीं बोल रहे कि आप एग्जेम्पशन को डिसअलाउ मत कीजिए, आप कीजिए। दोनों बातें कर रहा है जज। जज एसएससी को बोल रहा है एग्जेम्पशन लीजिए और डिपार्टमेंट को बोल रहा है एग्जेम्पशन डिसअलाउ कीजिए। लेकिन फिर जज अपने मुद्दे पर आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको ईयर टू ईयर बेसिस पर स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्रूटिनाइज। कि एसएससी जो एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो बिजनेस है, क्या वो ट्रेड है, क्या वो कॉमर्स है? अगर है तो फिर देखो वो 20% की लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर 20% की लिमिट के अंदर है तो आपको एग्जेम्पशन अलाउ करना पड़ेगा। और अगर जो एसएससी बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो नहीं है, वो जो कर रहा है वो ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स में नहीं आता है, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर तो सवाल ही नहीं उठता है एग्जेम्पशन को डिसअलाउ करने का। तो दो काम करना है डिपार्टमेंट को। पहले तो ये पता लगाना है कि ये जो एसएससी कर रहा है क्या वो ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स है। अगर है तो दूसरा चीज पता लगाना बड़ा आसान है, सिर्फ चेक करना है टोटल रिसीट्स में से कमर्शियल रिसीट्स आपकी 20% तक होनी चाहिए। तो कोर्ट ने बोला हर साल आपको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि हम बता देंगे आपको कि भाई ये टैक्सेबल है और ये एग्जेम्प्ट है। हम इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाले, चेक कर लो प्लीज। तो अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा केस लॉ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सिंगापुर एयरलाइंस का, केएलएम, रॉयल डच एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी, मल्टीपल एसएससीज का केस लॉ है ये। सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक साथ जजमेंट दिया है 2022 के अंदर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? वुड द एडिशनल इनकम सप्लीमेंट्री कमीशन अर्न्ड बाय द ट्रैवल एजेंट बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अंडर 194H? अगर ट्रैवल एजेंट कुछ एडिशनल कमीशन कमाता है, सप्लीमेंट्री कमीशन कमाता है, एडिशनल कमीशन कमाता है, तो क्या उस पर भी टीडीएस 194H में कटेगा? सबसे पहले तो अपने को पता लगाना पड़ेगा ये सप्लीमेंट्री कमीशन होता क्या है, ठीक है। उसके लिए देखो यहां पर एक एग्जांपल डाला गया है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो इसमें पहले कुछ चीजें आपको बेसिक समझनी पड़ेगी। सबसे पहले बेस फेयर जो आईटा सेट करता है। आईटा कौन होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, उसका नाम है आईटा, ठीक है। वो टिकट विकेट बेचने में, मतलब वो सब उनके थ्रू टिकट विकेट बिकती है पूरी कंट्री में। तो जो भी बेच रहे हैं, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, सब लोग उनके थ्रू ही बेचते हैं, उनसे उनको राइट्स लेनी पड़ती है। तो आईटा एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। उनका जो बेस प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। ये किसका बेस प्राइस है? आईटा का, ठीक है। अब एयरलाइन कंपनी ने 60,000 रुपए अपना बेस प्राइस सेट किया है, ठीक है। और एजेंट ने अपना प्राइस 80,000 रुपया सेट किया है, क्योंकि एजेंट को अपना पैसा निकालने का है, ठीक है। अब एजेंट को दो किस्म के कमीशन मिलते हैं। पहला, ये जो बेस प्राइस है ना, बेस प्राइस, उसका वो कुछ परसेंटेज कमीशन लेगा, देखो 7%, ठीक है। ये नॉर्मल कमीशन है, स्टैंडर्ड कमीशन है। तो 7% जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इन द मार्केट। तो ये जो बेस प्राइस है, ये बेस प्राइस का कुछ परसेंटेज कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? एजेंट ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो एजेंट सेल करेगा, कितने में सेल करेगा एजेंट? 80,000 में। और एयरलाइन को कितना मिलेगा? 60,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये एयरलाइन की कंपनी है, एयरलाइन की इनकम, एयरलाइन कंपनी की इनकम है। तो एजेंट कितने में बेचने वाला है? 80,000 में। और नेट फेयर कितना है? नेट फेयर है 60,000 रुपए, ठीक है। और ये जो आईटा ने सेट किया है, उसके ऊपर आपका प्राइस नहीं हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस उतना ही हो सकता है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बराबर से सुन लो अभी सारे प्राइसेस को क्या है। सबसे पहले बेस फेयर कौन सेट कर रहा है? आईटा सेट कर रहा है। ये मैक्सिमम प्राइस बोल सकते हो आप। ये एयरलाइन कंपनी अपना प्राइस सेट कर रहा है, एजेंट अपना प्राइस थोड़ा ऊपर रखेगा क्योंकि उसको कमीशन कमाना है। तो ये एयरलाइन कंपनी की 60,000 रुपया इनकम है। ये 80,000 रुपया एजेंट कस्टमर से लेगा, उसमें से 60,000 रुपया एयरलाइन कंपनी को दे देगा, ठीक है। और 20,000 रुपया एजेंट रख लेगा। तो अब सबसे पहला कमीशन मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको स्टैंडर्ड कमीशन मिलेगा। जो भी बेस फेयर है उसका कुछ परसेंटेज। इस पर टीडीएस कटेगा? हाँ कटेगा। इस पर तो टीडीएस कटना ही है। सवाल ये नहीं उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस रख रहा है एजेंट, 80,000 में बेच रहा है और एयरलाइन कंपनी को कितना दे रहा है? 60,000 रुपया दे रहा है। मेक माई ट्रिप 80,000 में बेच रहा है, लेकिन एयरलाइन कंपनी इंडिगो को 60,000 दे रहा है। तो क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा? हाँ कटेगा। कोर्ट ने बोला भाई 194H ये सब डिस्टिंग्विश नहीं करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट्स पर, सब पे टीडीएस कटेगा। देयरफॉर टीडीएस वुड बी डिडक्टेड ऑन बोथ द स्टैंडर्ड कमीशन ऑफ 7,000 रुपीज एंड द सप्लीमेंट्री कमीशन ऑफ 20,000 रुपीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ हो सकता है, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस लॉ है केस लॉ नंबर 10, पायोनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए इंडिया ब्रांच वर्सेस सीआईटी टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन 2022 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें कुछ बातें की गई है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर की। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है? ये एक किस्म का लिटिगेशन मैटर है। जैसे इंडिया में आप अपील करते हो ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कोई दो देशों के बीच में कोई दिक्कत होगी तो आप म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए जा सकते हो थ्रू डीटीएए। आर्टिकल 25 के अंदर इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। कि अगर मेरा यूके में कोई इनकम टैक्स हो गई है और मैं उससे दुखी हूं, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकता हूं कि प्लीज आप यूके गवर्नमेंट से बात कीजिए और मेरे मुद्दे को सॉल्व कीजिए। उसे बोला जाता है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो सवाल यहां पर ये उठ रहा है
कि क्या आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में मुद्दा चल रहा है, क्या इस कारण से क्या फिर ऑफिसर आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला है क्या वो वेव कर सकता है? एसएससी ये बोल सकता है क्या मेरा मुद्दा ऑलरेडी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में चल रहा है ना, अब आप मेरा इंटरेस्ट वेव कर दीजिए, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जस्ट बिकॉज आपका मुद्दा म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे या आपका इंटरेस्ट वेव कर देंगे, दोनों बात किया कोर्ट ने। जस्ट बिकॉज किसी का मुद्दा म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में चल रहा है ये सफिशिएंट कारण नहीं है किसी पे इंटरेस्ट लगाने के लिए भी और किसी पे से इंटरेस्ट हटाने के लिए भी। अदरवाइज हर एक आदमी क्या करेगा, जिस पे भी इंटरेस्ट लगने वाला है वो जानबूझकर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के अंदर एक आध डिस्प्यूट उठा देगा। वो एक आध डिस्प्यूट उठा देगा और बोलेगा अरे यार देखो मेरा तो मुद्दा म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में चल रहा है, आप क्या करो आप मुझ पे इंटरेस्ट मत लगाओ। इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर देंगे लोग, ये कोर्ट ने बोला है। देयरफॉर ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट तो लगकर रहेगा, चेक कर लो प्लीज। नाउ अगला केस लॉ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। ये केस लॉ है सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ एंड अदर अपील्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ था, देखो एसएससी का कुछ मुद्दा था ट्रांसफर प्राइसिंग का विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कुछ मुद्दा चल रहा था, ठीक है। तो अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है क्या हाईकोर्ट इसमें टांग अड़ाकर आर्म्स लेंथ प्राइस को चेंज करवा सकता है, आर्म्स लेंथ प्राइस को बदलवा सकता है। एसएससी का क्या आर्ग्यूमेंट था, एसएससी का ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई वो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस को बदलना चेंज करना इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। और हाईकोर्ट के पास पावर क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मुद्दे उठाना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले मुद्दे उठाना उसके पास पावर नहीं है। ये मुद्दा एसएससी ने उठा दिया। एसएससी बोलने लगा हाईकोर्ट के पास थोड़ी पावर है एक एक चीज का कैलकुलेशन करते बैठे और ये कैलकुलेशन ऊपर नीचे करे। हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है, हाईकोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का पावर है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को वो डिटरमाइन कर सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है। मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऐसा किसने बोला आपको कि हाईकोर्ट के पास ये पावर नहीं है। हाईकोर्ट को हम आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने नहीं बोल रहे, लेकिन हाईकोर्ट ये तो चेक कर सकता है ना कि आपने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला है वो इनकम टैक्स रूल्स और इनकम टैक्स एक्ट के कानून के हिसाब से निकाला है कि नहीं निकाला है। हाईकोर्ट ये तो चेक कर सकता है ना कि आपने जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए 92C के अंदर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस आपने वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। हाईकोर्ट ये तो चेक कर सकता है ना कि आपके जो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर हर एक मेथड के अंदर बहुत सारे स्टेप्स दिए गए वो आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो तो देख सकता है ना। हाईकोर्ट को हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, हम हाईकोर्ट को बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप बैठकर वहां पर एएलपी बदल दो और अमाउंट चेंज कर दो और फैक्ट्स बदल दो और डेटा बदल दो। लेकिन ये तो चेक करने का पूरा पावर है हाईकोर्ट के पास कि एएलपी क्या इनकम टैक्स एक्ट और उसके रूल्स के हिसाब से निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है। ये पावर हाईकोर्ट से कोई छीन नहीं सकता है। तो ब्यूटीफुल केस लॉ इट इज, चेक कर लो प्लीज। चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो टीडीएस के ऊपर बोला गया है 271C सेक्शन के ऊपर। देखो यहां पर क्या बोला है, क्या 271C का जो टीडीएस का जो पेनल्टी है, क्या अगर वो एसएससी ने टीडीएस नहीं भरा, नहीं पे किया तो लगा सकते हो क्या। तो देखो 271C के अंदर साफ साफ लिखा है 271C कब लगता है, अगर आप टीडीएस काटने को भूल जाते हो तो 271C लगता है, भरने को भूल जाते हो तो 271C नहीं लगता है, ठीक है। भरने के लिए नहीं है 271C, सिर्फ नहीं काटने के लिए, काटना भूल डिडक्ट करना भूल जाते हो तो 271C लगेगा। तो कोर्ट ने यहां पर बोला भाई बहुत साफ साफ है, इट इज वेरी क्लियरली रिटन इन द लॉ दैट 270 इट इज वेरी क्लियर दैट इट डज नॉट अप्लाई, डज नॉट स्पीक अबाउट व्हाट, it does not speak about belated remittance, belated payment की बात नहीं करता है, it only talks about failure to deduct and therefore उसको आप failure to deposit से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जब लॉ में साफ साफ लिखा है failure to deduct तो आप उसको कैसे बोल सकते हो failure to deduct and failure to payment is one and the same thing। बिल्कुल ये वन एंड द सेम थिंग नहीं है, फेलियर टू डिडक्ट एंड फेलियर टू पेमेंट ये दो अलग इवेंट है। देयरफॉर टीडीएस अंडर 271C, अगर पेनाल्टी अंडर 271C सिर्फ तब लग सकता है जब आप टीडीएस काटना भूल जाते हो, टीडीएस भरना भूल जाते हो तो 271C की पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी, चेक कर लो। और एक आखिरी केस लो यहां पर है ACIT वर्सेस AT देव प्रभा जेवी एंड अदर्स 2023। अब यहां पर क्या हुआ था देखो जरा, एक एसएससी ने टीडीएस डिपॉजिट करने में डिले कर दिया, ठीक है, डिले कर दिया। तो क्या एक एसएससी ने टीडीएस डिपॉजिट करने में डिले कर दिया, चंद दिनों की गलती हो गई उससे, और वो बहुत ज्यादा डिले नहीं किया, बहुत ज्यादा डिले नहीं किया और बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं था। बहुत ज्यादा गौर करना है दो शब्दों पे, डिले बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं था, और उसने कुछ समय के अंदर जो भी टैक्स था वो ईमानदारी से भर दिया। थोड़ा डिले हुआ उसका, थोड़ा डिले हुआ और अमाउंट भी छोटा था, डिले हुआ वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसने वो गलती अपनी ठीक कर दी बाय पेइंग द टैक्स एंड बाय पेइंग द इंटरेस्ट विद इन सम टाइम, बहुत ज्यादा डिले नहीं किया। तो क्या इस कारण से उसको जेल में डाला जा सकता है, क्या इस कारण से उस पर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है?
तो यहां पर हाई सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी का एक सर्कुलर कोट किया, जिसमें सीबीडीटी बोलती है जनरली आप प्रोसिक्यूशन मत लॉन्च करो अगर आपका अमाउंट बहुत छोटा है और अगर पीरियड भी बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं है, तो आप प्रोसिक्यूशन मत लॉन्च करो। अगर एसएससी ने खुद से आगे जाकर टैक्स भर दिया है, अपने अपने आप से टैक्स भर दिया है, तो आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च मत करो। ठीक है, यहां पर भी गवर्नमेंट ने वही सर्कुलर को कोर्ट ने कोट किया, बोला कि सीबीडीटी का खुद का सर्कुलर है, सीबीडीटी खुद बोलता है कि पीरियड अगर सब्सटैंशियल नहीं है, अमाउंट अगर सब्सटैंशियल नहीं है और एसएससी मीनवाइल जाकर खुद से टैक्स भर देता है इंटरेस्ट के साथ, तो आपको उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 13 केस लॉज हैं जो इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट जुडिशियल अपडेट्स में है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना, अदरवाइज जो इंस्टीट्यूट के इतने लंबे लंबे जजमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली ना याद रखना पॉसिबल है और ना ही ये उसको रिवाइज करना पॉसिबल है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। ठीक है, गारंटी भी तो नहीं है कि सब कुछ आ जाएगा, इसमें से एक आध आ भी सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या ऐसा हो जाए गूगली डाल दे इंस्टीट्यूट कि एक भी ना पूछे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ होगा तो इसके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। इसका नोट्स भी मैंने नीचे डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी आप पूरी तरीके से वहां पर आप एक्टिवेट रहिए। मैं वहां पर बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों के लिए डालने वाला हूं और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लाने वाला हूं कुछ दिनों के लिए। हिंट दे देता हूं, जैसे पिछले अटेम्प्ट वालों के लिए लाया था वैसे आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स कुछ दिनों में, अगले एक हफ्ते में मैं आप लोगों का आरटीपी का डिस्कशन डाल दूंगा, मैं एमटीपी का डिस्कशन डाल दूंगा। ये सारी चीजें भी बैक टू बैक इस महीने में आती रहेगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।